Good morning students, welcome to Indian Zoom online classes. I am your educator Saima Uwais. होपफुली आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपको और भी हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना है फॉर फर्दर नोट्स एंड फर्दर लाइव लेक्चर्स, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने 4th यूनिट की, जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, so this chapter is a bit technical in terms of the terminologies, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारी रिकरिंग टर्मिनोलॉजीज आपको सुनने में आएंगी, पढ़ने में आएंगी, जो इससे पहले शायद आपने एनकाउंटर नहीं की होंगी। बट वंस यू अंडरस्टैंड दोज टर्मिनोलॉजीज द चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी ईजी। अब एक चीज़ है जो शायद मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कही होगी कि जब आप अपनी टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं, कंसेप्ट आपका 50% वहीं पर क्लियर हो जाता है। तो एक बार हम अपनी जो टर्मिनोलॉजीज़ जो बार बार इस चैप्टर में या आपको आगे भी जेनेटिक्स के अंदर यूज़ होंगी, उसको आपने ध्यान में रखना है, समझ लेना है और उसको लाइफ टाइम के लिए अपने जहन में, अपने दिमाग में आपने एकदम याद कर लेना है। So here it goes. It's a very interesting chapter. Let me clear this to you. तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज हैं। पहली टर्मिनोलॉजी है हेरिडिटी एंड द सेकंड टर्मिनोलॉजी इज इवोल्यूशन। These 2 things are not just words, ठीक है ना। ये जो एक हेरिडिटी, ये जो एक इवोल्यूशन चीज़ लिखी हुई है, ये सिर्फ एक मेयर टर्म्स नहीं है, इन पर बेस्ड एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा, एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट्स में हमारा चैप्टर डिवाइडेड है। इवोल्यूशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम अपना हेरिडिटी को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा जो एक पार्ट है इस चैप्टर का, अगर इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो वो 2 पार्ट्स इस तरह से हो जाएंगे। एक बन जाएगा आपका हेरिडिटी एंड द सेकंड वन बिकम्स योर इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन की बात हम अपने फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। इस बार इस लेक्चर में हम बात करते हैं हेरिडिटी की, ठीक है। तो ये हेरिडिटी एक वर्ड है, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड दिस वर्ड अपनी डे टू डे लाइफ में आपने सुना भी होगा कि अगर आपकी मान लीजिए हाइट बहुत अच्छी है और आपके फादर की हाइट बहुत अच्छी है, तो यूजुअली यू गॉट टू हियर दीज लाइन्स के आपको हेरिडिटी में मिली है ये हाइट, या आपकी आई का कलर ग्रीन है, आपकी मदर का आई का कलर ग्रीन है, सो यू गॉट टू हियर दीज लाइन्स कि यू हैव गॉट योर आइज फ्रॉम योर मदर्स। व्हाट डज दैट मीन कि ये आपको आपकी मदर से मिली है, ये चीज़ आपको आपके फादर से मिली है। दिस इज हेरिडिटी। अदर वर्ड्स, अगर मैं दूसरे लफ्ज़ों में इस चीज़ को बताऊं तो रिजेम्बलेंस। ओके, तो आप और आपके घर में आपके सिबलिंग्स होंगे, तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि सिबलिंग्स आपस में बहुत रिजेंबल करते हैं, कहीं पर बिल्कुल रिजेंबल नहीं करते, मगर देयर इज सम कैरेक्टर्स, ओके, माइंड माई वर्ड्स, देयर आर सम कैरेक्टर्स जहाँ पर आप और आपके सिबलिंग्स मैच करते होंगे, या फिर जहाँ पर आप और आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ऐसा लगता हो कि आपकी कोई चीज़ मिलती है, कोई कैरेक्टर है which is common between you and your parents, or between you and your siblings, or between you and your grandparents. Okay, what is that thing? That's a character. Okay, character in the sense मैं साइंटिफिक टर्म की बात कर रही हूँ। साइंटिफिक टर्मोलॉजी में कैरेक्टर्स को एक टेक्निकल नाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्रेट्स। क्या कहते हैं? ट्रेट्स। आसान लफ्जों में इसको हम कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप इसको उस कैरेक्टर से मत मिलाएं जो एक ह्यूमन का या एक इंडिविजुअल का होता है। ओके, दैट इज अगेन अ डिफरेंट थिंग। यहाँ कैरेक्टर की बात हो रही है किसी एक ट्रेट की, ठीक है ना, ट्रेट की। तो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में जब हम साइंटिफिकली बोलते हैं या टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं तो हम ट्रेट्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो कोई ना कोई ट्रेट आपका मैच करता होगा, और आपने ये चीज़ें बचपन से लेकर अपने अंदर सुनी भी होंगी। कहा जाता है कि किसी को बहुत ज़्यादा माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, तो ये भी चीज़ है कि नहीं, तो हमारे फैमिली में दिस इज़ फैमिलियल, दिस इज़ हेरिडिटी, ये होती ही है।
ये हमारे घर में उनको भी थी, इनको भी थी, अब हमें भी है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज हेरिडिटी। तो हेरिडिटी इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, यू मस्ट हैव हर्ड इट। अगर नहीं सुना तो अब आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि इसको हम साइंटिफिकली या फिर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे डिफाइन करेंगे। सो हेरिडिटी इज अ प्रोसेस, या इट इज अ थिंग, इट्स अ प्रोसेस वेयर अ ट्रांसमिशन, ओके, व्हाट ट्रांसमिशन या फिर passing on of characters is heredity. Okay, let me write it for you. What is heredity? Passing on of characters. Passing on of characters. Okay, इसको हम एक और चीज के साथ डिफाइन कर सकते हैं, जेनेटिकली डिटर्मिन्ड। ओके, जेनेटिकली डिटर्मिन्ड। अभी हम इस टर्म को भी क्लियर करेंगे कि जेनेटिकली डिटर्मिन्ड क्या होता है, इसलिए अभी से परेशान नहीं होना, जस्ट इसको इस तरह समझने की कोशिश करिए जैसे कि इसको मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में समझाया है। सो व्हाट इज हेरिडिटी? इट इज अ पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स to offsprings, to offsprings. offspring का मतलब होता है चिल्ड्रन। अभी ये वर्ड्स भी आप सुनेंगे, offsprings या फिर प्रोजेनी। So you must be very familiar with these terminologies because you are going to hear it again and again. ये ऑफ स्प्रिंग्स, प्रोजेनी, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक नॉर्मल वर्ड है, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम ऑफ स्प्रिंग या प्रोजेनी यूज करते हैं, ठीक है। तो हेरिडिटी क्या चीज है? पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स और प्रोजेनी इज हेरिडिटी, ठीक है। उन कैरेक्टर्स का पास ऑन होना पेरेंट्स से या पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जो कि जेनेटिकली डिटर्मिन्ड हैं। अब जेनेटिकली डिटर्मिन्ड कौन से कैरेक्टर्स हैं ये हम अभी कुछ ही देर में इस पर से भी पर्दा हटा देंगे, ठीक है, लेकिन आपने ये चीज याद रखनी है। इसी के साथ एक और वर्ड जुड़ा हुआ होता है विच इज इनहेरिटेंस। अब ये भी अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में या नॉर्मली इसका मतलब आपसे पूछूं तो शायद आपने सुना भी हो, इनहेरिटेंस। ओके, इनहेरिटेंस ये हमें विरासत में मिली है, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेड है, ठीक है ना, हमें मिली है, हमने बनाई नहीं है, हमें विरासत में कोई चीज़ मिली है, हमें अपने पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से कोई चीज़ मिली है, दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, बट इन साइंटिफिक वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड ऑफ जेनेटिक्स, हम इनहेरिटेंस को सिर्फ और सिर्फ एक चीज के साथ जोड़ सकते हैं और वो है कैरेक्टर्स, वो है आपका ट्रेट। तो उस प्रोसेस को जिससे हमें कैरेक्टर्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं और ऐसे ट्रेट्स को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स। सब बहुत इजी चीज़ें हैं, एक चीज़ का मतलब समझ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद आपको क्लियर होती रहेंगी। हमने क्या बात करी? हेरिडिटी की बात करी। हेरिडिटी क्या है? वो कैरेक्टर्स का पास ऑन होना पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो कि जेनेटिकली डिटर्मिन्ड थे। इनहेरिटेंस क्या है? उस प्रोसेस को जिससे ये कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। और वो कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो इनहेरिटेंस के थ्रू पास ऑन होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक? दोज आर इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, कलर ऑफ योर आइरिस, कर्ली हेयर और द स्ट्रेटेंड हेयर फ्रॉम योर मदर और फादर, या फिर दोनों से आपको कोई कैरेक्टर मिलता है तो वो आपका एक इनहेरिटेड कैरेक्टर हो सकता है। आपका ईयर लोब, कुछ लोगों का ईयर लोब ज्वाइंट होता है, कुछ लोगों का ईयर लोब फ्री होता है, तो वो भी एक इनहेरिटेड ट्रेट है। और इसके अलावा ये तो विजिबल कैरेक्टर्स हैं कि आपने देख के बता दिया कि हाँ इसके कर्ली हेयर है, इसको मदर से मिलोगे, पेरेंट्स से या फादर से। टॉलनेस है, डॉर्फनेस है,
एंड द अदर थिंग इज सम कैरेक्टर्स दे आर नॉट विजिबल, मतलब इस तरह से, लेकिन मान लीजिए आपका इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स पोएट्री है, वो आपकी मदर को नहीं है लेकिन आपको फादर को पोएट्री का या उनके फोर फादर्स को पोएट्री का बहुत शौक था, दैट हैज़ बीन गिवन टू यू, दैट इज एन इनहेरिटेड ट्रेट ऑल्सो. सो दीज आर सिंगिंग, यू हैव अ गुड वॉइस, मे बी आपके किसी पेरेंट्स की या फिर उनके पेरेंट्स के पास वो वॉइस का जीन मौजूद हो सकता है. सो नाउ वी गॉट अनदर टर्म, जीन. ठीक है, चलिए ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें समझ ली कि ये कैरेक्टर्स को पास ऑन करना, इन कैरेक्टर्स को इनहेरिटेड ट्रेड्स बोलते हैं, प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोलते हैं, हेरिडिटी होती है. अब हम चलते हैं कि इसका क्या साइंटिफिक लॉजिक है, क्या साइंटिफिक मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं. तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. फ्लैशबैक का मतलब है कि आपको उस यूनिट पर आना पड़ेगा जहाँ से हमने एक चीज़ को सीखा था, वो थी रिप्रोडक्शन यूनिट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके अंदर इम्पॉर्टेंट ये टेक होम मैसेज क्या था जो आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, वो था रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हमने एक चीज़ देखी थी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मैं पूरा नहीं बताऊंगी, अगर आपको ये चीज़ का कंसेप्ट समझना है आपको हमारी वीडियो ये वाली देखनी पड़ेगी जिसके अंदर हमने पूरी डिटेल में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी. यहाँ पर इन नटशेल में बता दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या था, देयर इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व. ठीक है, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है, देयर इज ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व और यही आपस में डिवाइड होता था. अगर बैक्टीरिया है तो आपको पता है किस तरह से डिवाइड होगा. तो यहाँ पर क्या होगा कि दो प्रोजेनी बन जाएंगी या दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी. ठीक है, क्या बन जाएंगी, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी. इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी. क्या होगा, आपस में ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी. क्यों, आपस में भी सिमिलर होंगी और अपने पेरेंट्स से भी बहुत सिमिलर होंगी. मतलब इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी कि आप कह ही नहीं सकते कि ये डिफरेंट हैं भी या नहीं, इज देयर एनी डिफरेंस और नॉट. ठीक है, तो बहुत कम सिमिलैरिटी, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी आपस में इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर और पेरेंट के अंदर. क्यों, क्योंकि ये एक ही पेरेंट से आ रहे हैं. ठीक है, ये एक ही पेरेंट से आ रहे हैं. तो यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स के चांसेस बहुत कम हैं. यहाँ पर नया वेरिएशन आने के चांसेस बहुत कम हैं. तो क्या होगा, जब एक ही पेरेंट से दो चीज़ें बन रही हैं, यानी यही जो जब चीज, या मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, तो क्या होगा, ये एनलार्ज होगा. इसका जो जेनेटिक मटेरियल था, बताया था, पूरा साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, जेनेटिक मटेरियल आपस में फिर डिवाइड होगा. तो ये एक ऐसा सेल बन जाएगा, एक ऐसा सेल बन जाएगा. ये सब चीज़ें बता दी थी. ठीक है, इसी के पास थोड़ा सा डीएनए या जेनेटिक मटेरियल जाएगा, इसके पास भी जाएगा. तो जेनेटिक मटेरियल में कोई और चीज़ इन्वॉल्व हो ही नहीं रही है सिवाय एक पेरेंट के. वही उसको डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर डिवाइड करके आपस में उसको बांट देगा. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है वेरिएशन के, एक्सेप्ट दैट कि यहाँ पर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आकर काम करेगा, तो ये थोड़े बहुत वेरिएशंस ले सकते हैं. अदरवाइज दीज डॉटर सेल्स आर वेरी सिमिलर विद देमसेल्व्स. इनके अंदर खुद के अंदर बड़ी सिमिलैरिटी होगी. दे आर ऑल्सो वेरी सिमिलर टू देयर पेरेंट एंड सिमिलर टू देमसेल्व्स. ठीक है ना, तो ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ पर हमने 2-3 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी और बहुत सारे डिफरेंसेस देखे थे. तो इसमें क्या डिफरेंस था, इसके अंदर क्या डिफरेंस था कि यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे. ओके, देयर वर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व. तो जब जाहिर सी बात है इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, रिमेंबर योर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, तो यहाँ पर भी डीएनए है, यहाँ पर भी डीएनए है. ठीक है, इनको डीएनए की एक कॉपी, इनको क्रोमोसोम की एक कॉपी आपस में डिवाइड करनी है. क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोजेनी बनेगी, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन्स और डिफरेंट कैरेक्टर्स. ठीक है,
यहाँ पर जो प्रोजेनी बनेगी उसके पास वेरिएशंस के जो स्कोप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन, ये बहुत हायर लेवल की टर्म्स हैं, लेकिन ओके इट्स ओके, अगर आप अभी भी समझ लेंगे कि यहाँ पर जो डीएनए है इनके अंदर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास ये 3 कलर के पेन्स हैं। ठीक है, अगर मेरे पास ब्लू पेन है और मुझसे कहा जाए कि इससे आपको कुछ बनाना है, तो मैं जो भी बनाऊंगी वो एक ही कलर का कोई भी चीज़ होगी, वो ब्लू ही बनेगी। ठीक है, हो सकता है कि थोड़े बहुत ब्लू का कोई और शेड आ जाए, बहुत रेयर केस में, अदरवाइज वट एवर आई विल ड्रॉ फ्रॉम दिस पेन विल बी ऑफ ब्लू कलर। ओके, हाउएवर अगर मुझे ये 2-3 चॉइसेस और मिल जाएं, ठीक है, मान लीजिए मुझे ये 2 चॉइसेस मिल जाएं कि मुझे इनसे कुछ ड्रॉ करना है, तो अगर मैं खाली रेड से ड्रॉ करूँगी तब भी वो चीज़ रेड बनेगी। ठीक है, ब्लू से करूँगी तो ब्लू बनेगी। बट अगर मैं दोनों को मिक्स करके कुछ बनाना चाहूँ, so now you can imagine the color will be different. It could not be red, it could not be blue, but it would be some intermediate color, कुछ नया आएगा कलर। ठीक है, इसी को हम वेरिएशन बोलते हैं, इसी को हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पेरेंट के पास डीएनए है, दूसरे पेरेंट के पास भी डीएनए है। ये जब अपना डीएनए कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स बनेंगे वो कॉम्बिनेशन होगा दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन क्या करेगा, वेरिएशंस देगा, चेंजेस देगा, जिसकी वजह से जो नई प्रोजेनी आएगी इट विल हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग द कैरेक्टर्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कुछ तो कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा लेकिन कुछ चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी। यही चीज़ है हेरिडिटी। ठीक है, और यही फिनोमिना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है ये कंट्रीब्यूट करता है टू द हेरिडिटी प्रोसेस, टू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और हम कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ का नाम लिया था विच इज़ जीन। जीन, ओके, सुना भी होगा आप लोगों ने बहुत। जीन क्या चीज़ है ये? तो जो हम हेरिडिटी और कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, चलिए एक चीज़ को हम समझते हैं। क्रोमोसोम, ठीक है, हमारे अंदर सेल होते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर एक सेल की बात कर रही हूँ, ओनली 1 सेल। आपकी बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 1 सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपने 9th क्लास में देख लिया होगा। मेरा मकसद उन ऑर्गेनल्स पर जाना नहीं है, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि यहाँ पर एक और ऑर्गेनल होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। ये एक सेल है, इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, क्या है ये चीज़, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद होता है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, व्हाट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल। उस जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, डीएनए। ठीक है, डीएनए मौजूद होता है। बट डीएनए सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर, लॉन्ग केमिकल स्ट्रक्चर है कि ये इतने छोटे से सेल में, क्या आपको कोई इंडिविजुअल सेल अपने स्किन का नजर आ सकता है? नहीं। अगर मैं अपने स्किन की तरफ देखूं तो इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, इट्स नॉट जस्ट 1 सेल, बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू सी अ सेल विद नेकेड आईज, टू सी अ सिंगल सेल विद नेकेड आईज। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात एक ही सेल की कर रहे हैं। तो ये जो डीएनए है, मतलब एक सेल आपको नजर भी नहीं आ रहा, फिर उस सेल के अंदर एक और ऑर्गेनल है विच इज न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए मौजूद है, वो बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो नेचर ने क्या किया, नेचर बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत क्लेवर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत पहले भी। ठीक है, नेचर ने क्या किया, उसने डीएनए के साइज को छोटा नहीं किया। उसने डीएनए को नहीं बोला तुम छोटे हो जाओ, हमें बहुत, हमारे सेल में कैसे ऑक्यूपाई होंगे। तो क्या किया उसने कि एक फोल्डिंग कर दी। ठीक है, अब एक चीज़ को आप इस तरह से समझिए कि आपके कपड़े हैं।
ठीक है, मान लीजिए आपका दुपट्टा है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है विच इज़ वेरी लॉन्ग इन लेंथ, लेकिन आपको उसको एडजस्ट कराना है किसी एक छोटे से क्लोजेट में, छोटे से ड्रॉवर में, तो आप क्या करते हैं, आप फोल्डिंग करते हैं और तब तक फोल्ड करते रहते हैं जब तक वो एक उसके बाद कोई फोल्डिंग हो ना सके। मतलब कि आपने फोल्ड करते गए और उस लेवल तक आपने फोल्डिंग की जब तक वो, इससे ज़्यादा आप कह दें कि आप मुझसे ये मोड़ नहीं सकते, ये कपड़े मुझसे ज़्यादा फोल्ड होंगे नहीं, ठीक है। तो जब आप उसको उस ड्रॉर में रखेंगे तो वो एक बहुत सारी स्पेस छोड़ देगी, आपको जगह मिल जाएगी और आप अपने उस कपड़े को उसके अंदर ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं मानती हूँ बहुत लेम था, लेकिन समझने के लिए बहुत बेहतर है कि छोटी सी जगह में आपको अगर अपने या सूटकेस में कपड़े रखने हैं तो जाहिर सी बात है सूटकेस की एक लिमिटेड स्पेस होती है, लेकिन कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं फैला देते, आप उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं फोल्ड करके, ठीक है। यही चीज़ नेचर ने अडॉप्ट की और उसने कहा कि डीएनए की हाइट तो कम नहीं हो सकती, डीएनए की लेंथ, आई एम सॉरी, डीएनए की लेंथ तो कम नहीं हो सकती, बट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन फोल्ड इट ताकि ये न्यूक्लियस के अंदर ऑक्यूपाई हो जाए। और वो जो फोल्डिंग होती है ना स्टूडेंट्स, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड, डेलिकेटली ऑर्गेनाइज्ड फोल्डिंग होती है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में जानेंगे और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है टू अंडरस्टैंड, ओके। बट फॉर नाउ, बट एट योर लेवल इट इज़ ओके टू अंडरस्टैंड दैट एक सेल होता है, ठीक है, उस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस किसको जगह देता है, किसके लिए, किसकी साइट है, डीएनए की। और डीएनए क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल से तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि ये एक ऐसा मटेरियल है, इसके ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस इसकी है क्योंकि ये हमारी लाइफ को पूरा का पूरा डिटरमाइन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है, ये डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसे कर रहा है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट मैं भी आपको देती हूँ। तो डीएनए is something which is stored in your nucleus, okay। क्या होता है कि ये जो डीएनए है, अब मैंने कहा कि इसकी फोल्डिंग होती है, तो फोल्डिंग कैसे होती है कि एक स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपने एक बार समझ ली, आपका कॉन्सेप्ट, आपकी फाउंडेशन ले हो गई है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि डीएनए जो है वो फोल्डेड होता है ताकि वो ऑक्यूपाई हो जाए इन अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, टू बी मोर प्रिसाइज। तो वो कैसे फोल्डिंग कर लेता है, वो इतना एक कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग होती है और वो फोल्ड होके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। उसकी ये डीएनए है, डीएनए की फोल्डिंग हुई और उसने क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया, उस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। तो हमारा डीएनए कैसे रैप है, मैं कई बार इस तरीके को, उसको कई तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, सो दैट जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जहन में बैठ जाए कि ये जो डीएनए था इसने एक कैरेक्टरिस्टिक फोल्डिंग करी, मुड़ा ताकि ऑक्यूपाई हो सके और उसने एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना लिया जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो डीएनए होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल इज योर डीएनए, राइट। अब ये क्रोमोसोम लिपट गया, ठीक है, इसके ऊपर इसने एक स्ट्रक्चर बना लिया, फोल्डिंग कर ली और ये क्रोमोसोम बन गया। हमारे सेल के अंदर, ठीक है,